नमस्ते बच्चों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी समझ चुके होंगे देख करके कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो और इस बोर्ड पे आप मोटी हेडिंग में भी देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। और उस परमाणु की संरचना में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और उस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में स्ट्रक्चर में, एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन होते हैं तो कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे और इस परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज मेड बाय जे जे थॉमसन, जो कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज किया अपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉनों की खोज कैसे किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने कैथोड और एनोड लगाया, हाई वोल्टेज स्टेब्लिश किया, कम प्रेशर पे, है ना, गैसों का कम प्रेशर रखा, मैनोमीटर लगा करके और वैक्यूम पंप लगा करके गैसों का प्रेशर कम किया और हाई वोल्टेज लगाया। तो उन्होंने देखा कि कैथोड से एक इनविजिबल रेज, अदृश्य किरणें निकलती हैं। ठीक है, और वो अदृश्य किरणें का प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा। ठीक है, उनके क्या गुण रहे, उनके क्या प्रॉपर्टीज रहे, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। और उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर, है ना, उन कैथोड किरणों के गुणों के आधार पर जे जे थॉमसन ने, है ना, ये प्रूव किया कि ये कैथोड किरणें क्या हैं, मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई हैं, द्रव्य के कणों से मिलकर के बनी हुई हैं। और ये कण क्या होते हैं, उन पर उन्हीं कैथोड किरणों का गुण ये रहा कि वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, है ना, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो अपने मार्ग से भटक जाती है। ठीक है, जो सीधी रेखा में जाना चाहिए वो अपने मार्ग से हट जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो इन सब प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने ये प्रूव किया कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है, उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना, मेटेरियल पार्टिकल्स का नाम दिया कि वो जो नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है, जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में चलते हैं, एक पुंज के रूप में, एक बीम के रूप में, एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ आज हम ये सीखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होता है ना, इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश होता है, और उन इलेक्ट्रॉनों का कितना मास होता है, द्रव्यमान कितना होता है उन इलेक्ट्रॉनों का। दूसरी बात, आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉनों के लिए चार्ज और मास का अनुपात, यानी कि चार्ज और मास का जो रेशियो है वो कितना होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो यानी कि E/m का वैल्यू क्या होता है। आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे और कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे। ठीक है, या जे जे थॉमसन ने ही इसको प्रूव किया निकाल करके, और उसका वैल्यू पाया कितना, उसका वैल्यू ये मिला 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये E/m का वैल्यू मिला इलेक्ट्रॉनों के लिए, जिसको कि जे जे थॉमसन ने प्रूव किया था। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा एपरेटस लिया, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए ऐसा एपरेटस लिया, है ना। और ये इस एपरेटस में, जैसे आप लोगों ने पिक्चर ट्यूब देखा होगा अपने टेलीविजन में, ठीक वैसा ही एपरेटस लिया उन्होंने। ठीक है ना, और यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, पर्दा लगा दिया, जिस पर जिंक सल्फाइड की परत होती है। ठीक है, और पर्दा लगाने के बाद उन्होंने यहाँ पे कैथोड लगाया और यहाँ पे परफोरेटेड एनोड लगा दिया। ठीक है, परफोरेटेड यानी कि छिद्रयुक्त, ठीक है, जिसमें छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, और इस परफोरेटेड कैथोड एनोड लगा दिया। ठीक है, एनोड लगा दिया और उसको हाई टेंशन यानी कि बहुत ही हाई वोल्टेज स्टेब्लिश किया इस कैथोड और एनोड के बीच में। ठीक वैसा एक्सपेरिमेंट किया जैसा कि उन्होंने डिस्कवरी करते वक्त किया था। ठीक है, तो अब उसके ये बात क्या किया कि जब यहाँ से कैथोड किरणें निकलती हैं तो सीधी रेखा में चलती हैं, कब, जब ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते हैं तब। ठीक है, लेकिन जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपने पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी अपने मार्ग से भटक जाती है किसी तरफ। ठीक है, तो अब जो है क्या होता है कि
जब इसको बैलेंस किया जाता है दोनों फील्ड का, यानी कि दोनों फोर्सेस लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फोर्सेस को बैलेंस की तरह से किया उन्होंने कि वो सीधी रेखा में चले, ठीक है, सीधी रेखा में, यानी कि x पर, पॉइंट x पर आकर के गिरे, ठीक है। तब उस स्थिति में उन्होंने E बाई एम का वैल्यू कैलकुलेट किया, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया जरा देखिए, समझिए। मान लीजिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब कोई सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि एक सेंटर के चारों ओर कोई पार्टिकल, है ना, एक निश्चित डिस्टेंस पर, एक डिफरेंट डिस्टेंस पर इस सेंटर के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इस सर्कुलर मोशन में सपोज करेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ, है ना, एक फोर्स लगता है, ठीक है, और इधर एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, ठीक है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है ना। अब ये प्रबल कहा जाता है और इसका ठीक इक्वल और अपोजिट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक। तो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि दोनों अपोजिट और इक्वल फोर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इसके न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार। और इस सेंट्रीपेटल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो mv स्क्वायर बाई r के बराबर होता है, जहां r क्या होता है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है और v जो होती है उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये फोर्स हो गया। अब मान के चलिए, है ना, आपने ये भी देखा होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में, जब कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है ना, जब टेंजेंशियली, है ना, सपोज कर लीजिए कि ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक, और उसके परपेंडिकुलर, इस फील्ड के परपेंडिकुलर जब कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक, और ये इसकी वेलोसिटी यानी कि चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, आवेशित कण की गति की दिशा है, ठीक है ना। ये कोई आवेशित कण है जो कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में, है ना, उस विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये विद्युतीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, इस चार्ज पार्टिकल की गति पर अपना फोर्स क्रिएट करेगा, अपना फोर्स लगाएगा। तो क्या करेगा, ये ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, ये राउंड मोशन करना शुरू करेगा, ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। ठीक वही प्रक्रिया होती है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट लगा हुआ है, यानी और यस, ठीक, और इस मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड को E से डिनोट करते हैं, ठीक। इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी जब कोई चार्ज पार्टिकल, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करता है इसके क्षेत्र में, है ना, तो इस चार्ज पार्टिकल पर भी ये चुंबकीय क्षेत्र अपना फोर्स लगाता है, ठीक। ये चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है, ये घूमना शुरू कर देता है, ऐसे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जब सर्कुलर मोशन घूमना सर्कुलर पाथ पर घूमना शुरू कर देता है तो इस पर भी सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। तो इसी आधार पे, ठीक है, जे थॉमसन ने E बाई एम फॉर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया,
इलेक्ट्रॉनों के लिए ई बाई एम का वैल्यू कैलकुलेट किया। इतना बात समझ में आया। अब जरा देखते हैं कि ई बाई एम का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया गया। समझाते हैं हम। देखिए, जब ये चार्ज पार्टिकल इंटर करता है ना, इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब इंटर करता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, उसको आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिकल फोर्स F E is given by E Q R, इलेक्ट्रॉन के लिए E E, ठीक। जहां E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स F E, है ना, जो होता है वो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन शुरू कर देता है। यानी कि सर्कुलर मोशन शुरू करता है तो उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगेगा, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, ठीक, एफ सी, यानी कि 1/2 सॉरी mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है। अब जरा दूसरा कंक्लूजन देखते हैं कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है इसके पाथ में, है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरा जाता है तो भी इस पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये अपना सर्कुलर मोशन शुरू करता है, सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है एफ एम, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये बी ई भी के बराबर होता है, ठीक है। जब मैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तो उसमें मिलेगा, ठीक। जहां बी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग है, ठीक। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक, उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक। तो अब जो है सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू करता है तो उस पर भी जो सेंट्रीपेटल फोर्स है यही होगा, इक्वल और अपोजिट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये बी ई भी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक। अब यहाँ से ये 1 भी एक भी से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, b इक्वल टू mv बाई आर। अब ये e बाई m जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e बाई m कैलकुलेट करेंगे तो v बाई आर बी, ठीक। यहाँ से ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। m क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई बाई एम यानी कि आवेश और मास का अनुपात मिल गया हमें
v बाई आर बी। ठीक, अगर v मालूम है यानी कि वेलोसिटी पता है और रेडियस पता है, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका रेडियस पता है, और जो b है वो क्या है, b इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड तो नोन होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जितना जितने इंटेंसिटी का मैग्नेट लगाएंगे वही उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, तो ये तो नॉन क्वांटिटी होगी, ये आपकी ज्ञात राशि होगी b। अब आपको सिर्फ पता करना है वेलोसिटी और r। ठीक है, वेलोसिटी और रेडियस यानी कि जो वेग है इलेक्ट्रॉन का वो और उसका रेडियस पता करना है। ठीक है, तो अब इसको हम पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसकी वेलोसिटी और रेडियस मालूम करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ सर, हाँ अभी कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे है ना, हाउ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे हम रेडियस और वेलोसिटी इसका कैलकुलेट कर सकेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने ई, ठीक, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो ये भी ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी यानी कि जो विद्युत बल है वो और चुंबकीय बल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, बिकॉज यहाँ पे Fc क्या है, BEV दैट इज इक्वल टू EE, ये सब आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BEV इक्वल टू EE। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो E से E कैंसिल होगा, ठीक, तो V कितना हो जाएगा, E बाई B। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ज्ञात राशि होगी, ज्ञात होगी, ठीक है ना, नॉन क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी नॉन क्वांटिटी है, जितना मैग्नेट लगाएंगे जितनी क्वांटिटी का वही आपके मैग्नेटिक फील्ड, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाएंगे वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो जब आप लेंगे है ना, तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, और इसका वैल्यू जब इसमें पुट अप करेंगे है ना, रखेंगे, तो आपको E बाई एल का वैल्यू मिल जाएगा। अब बचता है R का वैल्यू। ठीक है ना, R कैसे पता करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो R है ना, उस सर्कुलर पाथ यानी कितना अपने मार्ग से, ओरिजिनल पाथ से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक, ये कैथोड रे जब निकल रहा है ना, तो पहले तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो सीधे जाकर के एक्स पॉइंट पे आता। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो भी अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से जे थॉमसन ने बैलेंस किया कि वो कहीं से भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सीधे आकर के कहाँ पे गिरा, पॉइंट एक्स पर। ठीक, तो उस कंडीशन में आर का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक, तो अब इस तरह से केवल v पता करके, v की वेलोसिटी पता करके उन्होंने कैलकुलेट किया वैल्यू E बाई एल। ठीक, यानी कि चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया, और चार्ज और मास का जो रेशियो मिला उन्होंने उनके द्वारा जो कैलकुलेशन से जितना उन्होंने लगाया था मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पता किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके उस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके है ना, मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी पता करके है ना, V बाई B से E बाई M का वैल्यू पता किया है ना, और कैलकुलेट किया तो उन्होंने E बाई M का वैल्यू कितना पाया, 1.76 × 10⁸ कूलम/ग्राम। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किया गया कि इलेक्ट्रॉन का
आवेश और मास का यानी द्रव्यमान का आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, ये हम सभी कैलकुलेट किया 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा और पढ़िए, इतना ध्यान कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।